कृपया अपना आदेश दीजिए, युवा स्वामी, डाक 13 ने थोड़ी देर रुकने के बाद कहा। सेटू कबीले के मुखिया, सेटू युनटिन, जूजिमो ने धीरे से कहा। डाक 13 कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर धीरे से सिर हिलाया। वह बिना किसी निशान के कमरे से गायब हो गया। जूजिमो ने अब शांत हो चुके कमरे में चारों ओर देखा और बादलों के पीछे से निकलते हुए पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर अपनी निगाहें उठाईं। अफसोस की बात है, मुझे तो कबीले के किसी वफादार कुत्ते की जरूरत थी, लेकिन तुम्हारे अपने ही विचार बहुत ज्यादा थे। अल्पविराम। सितु कबीले की जागीर के भीतरी आंगन में सितु युनटियन ने अभी अभी कपड़े उतारे थे, और वह अभी भी दिन भर की घटनाओं के बारे में सोच में डूबी हुई थी। उसे यह आशंका सता रही थी कि मामला इतनी आसानी से सुलझने वाला नहीं था। जूजिमो का रवैया इतना रहस्यमय था कि उसे समझना मुश्किल था। तभी अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और कमरे में लगी लालटेनें बुझ गईं। खिड़की पर चुपचाप एक काली आकृति दिखाई देने पर सितु युनटियन की आंखें सिकुड़ गईं। उसे अब तक कुछ भी महसूस नहीं हुआ था। कमरे में घुटन भरी वीरान मध्याह्न लोक की आभा छाई हुई थी। बिस्तर के पर्दे हवा में धीरे धीरे लहरा रहे थे। तुम कौन हो? सितु युनटियन ने गहरी सांस ली। इसके जवाब में उसकी अपनी ट्रू मेरिडियन रियल ऊर्जा बढ़ने लगी। उसे हत्या का इरादा महसूस हो रहा था। उसका दिल सामान्य से अधिक तेजी से धड़क रहा था। कमरे में तनाव घने कोहरे की तरह बढ़ गया। काले वस्त्र पहने उस आकृति ने अपनी तलवार को थोड़ा ऊपर उठाया, और हवा में ही उसकी आकृति धुंधली होकर एक परछाई में तब्दील हो गई। सितु युनटियन की पुतलियां सिकुड़ गईं। वह सदमे में था और प्रतिक्रिया करने से पहले ही उसके शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। नीचे देखने पर उसने पाया कि उसकी कमर साफ साफ कट गई थी। उसका शरीर दो हिस्सों में बंट गया था। उसने हत्यारे का सामना करने के लिए अपना सिर फिर से उठाने की कोशिश की, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोल सका। उसके मुंह से खून बहने लगा और वह बेजान होकर फर्श पर गिर पड़ा। अल्पविराम। रिवरफ्रंट रेस्टोरेंट में वापस आकर डाक 13 ने जूजिमो को रिपोर्ट दी, जिसने हल्के से सिर हिलाया। चूंकि वह मर चुका है, जूजिमो ने शांत भाव से कहा, किसी को तो इसकी जिम्मेदारी लेनी ही होगी। आपका क्या मतलब है, युवा स्वामी? डाक 13 ने उलझन में पूछा। सिटू कबीले के तीनों बुजुर्ग एक अच्छा विकल्प हैं, जूजिमो ने मन ही मन कहा। लेकिन वे दोष अपने ऊपर लेने के लिए क्यों तैयार होंगे? डाक 13 ने पूछा। हर कोई किसी न किसी चीज के लिए जीता है। धन, शक्ति, वासना, बल। जूजिमो ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैं समझ गया। डाक 13 ने सिर हिलाया, झुककर अभिवादन किया और फिर गायब हो गया। अल्पविराम। रात शांति से गुजरी, लेकिन सुबह होते होते पूरे सिटू एस्टेट पर गहरा अंधकार छा गया। सितु युनटियन की मृत्यु हो गई। इंपीरियल गेट सिटी के इस शक्तिशाली व्यक्तित्व की मृत्यु से कई लोग सदमे में थे। पूरा परिवार शोक में डूबा हुआ था। सितु युनटियन के 3 बेटे थे। सितु युनकी को मिलाकर कुल 4 बच्चे थे। जैसे ही जूजिमो, लिन रोहू और लिटिल गुई जागीर में दाखिल हुए, उन्होंने देखा कि एक स्ट्रेचर के चारों ओर भीड़ जमा है और लोग शोक में विलाप कर रहे हैं। सितु युनटियन के शरीर को सिलकर फिर से जोड़ दिया गया था और उसे सफेद कपड़े में लपेट दिया गया था। पिताजी, मैं कसम खाता हूँ कि मैं आपके हत्यारे को ढूंढ निकालूंगा और स्वर्ग में आपकी आत्मा को न्याय दिलाऊंगा। सबसे बड़े बेटे सिटुबो ने दांत पीसते हुए कहा। सिटु युनकिंग एक तरफ घुटनों के बल बैठ गई। हर किसी के चेहरे को ध्यान से देखने लगी, ताकि कोई सुराग मिल सके और उनके भावों को पढ़ने की कोशिश कर सके। फिर उसकी नज़र स्ट्रेचर पर पड़े शव पर पड़ी। हालांकि वे एक दूसरे को ज्यादा समय से नहीं जानते थे, लेकिन सिटु युनटियन ने उसके लौटने के बाद से उसके प्रति केवल स्नेह ही दिखाया था। शुरू में वह उससे दूर रहती थी, उन वर्षों को लेकर नाराज थी जब वह उसके और उसकी मां के लिए मौजूद नहीं था। लेकिन यह एक छोटी लड़की का भावनात्मक गर्व था। भीतर ही भीतर उसने उसे अपने पिता के रूप में स्वीकार कर लिया था। अब उसे अपने सामने खून से लथपथ और बेजान पड़ा देखकर वह बेहद दुखी हुए बिना नहीं रह सकी। अल्पविराम। जूजिमो भीड़ के बीच से होते हुए आगे बढ़ी, शव के पास घुटने टेक कर बैठ गई और दुख से आह भरी। भाई युनटियन, भले ही हम सिर्फ एक बार मिले हों, लेकिन कहावत है, वीर एक दूसरे को पहचान लेते हैं, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। मुझे उम्मीद थी कि हम जीवन के बारे में आपसे और बात करेंगे, लेकिन सिर्फ एक रात बाद मौत ने हमें अलग कर दिया। अच्छे लोग कम उम्र में ही मर जाते हैं, भाग्य सचमुच हमारे साथ खिलवाड़ करता है। बड़े भाई, ज्यादा परेशान मत होइए। मरे हुए लोग वापस नहीं आ सकते, लिटिल गुई ने उन्हें सांत्वना देने की कोशिश करते हुए कहा। मुझे पता है, बिल्कुल पता है, लेकिन फिर भी यह एक त्रासदी ही है, जूजिमो ने भावुक आंखों से जवाब दिया।
उसने चुपचाप रो रही सेतु युनकिंग की ओर मुड़कर धीरे से कहा, इतना दुखी मत हो। अभी जो मायने रखता है वह है हत्यारे को ढूंढना और अपने पिता का बदला लेना। सेतु युनकिंग ने धीरे से सिर हिलाया, फिर आशा भरी निगाहों से जूजिमो की ओर देखा। मैं जानती हूँ कि आप बहुत काबिल हैं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? भविष्य में वह कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो जाए, अभी सेतु युनकिंग सिर्फ एक कमजोर युवती है, अकेली, बिना किसी प्रभाव या समर्थन के। उसके लिए अकेले ही हत्यारे को ढूंढना अवास्तविक था। ऐसा नहीं है कि मैं मदद नहीं करना चाहता, जूजिमो ने हिचकिचाहट का नाटक करते हुए जवाब दिया। लेकिन यह आपके परिवार का आंतरिक मामला है। अगर मैं बाहरी व्यक्ति के रूप में दखल देता हूँ तो अफवाहें फैल सकती हैं। सेतु युनकिंग चुप हो गई, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। आपको अपने पिता के अंतिम संस्कार की व्यवस्था जल्दी कर लेनी चाहिए, जूजिमो ने आगे कहा। हालांकि मैं सीधे तौर पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता, लेकिन मैं पर्दे के पीछे से नजर रखूंगा। ये कहकर वह लिन रोहू और लिटिल गुई को अपने साथ ले गया। अल्पविराम। भाई सिमो, क्या आप सेटू कबीले का कार्यभार संभालने की योजना बना रहे हैं? लिन रूहू ने वापस लौटते समय उत्सुकता से पूछा। तुमने ध्यान दिया? जू जिमो ने हंसते हुए कहा। पक्का नहीं कह सकती, बस ऐसा लग रहा था कि आप उनके बारे में कुछ ज्यादा ही चिंतित थी, लिन रूहू ने जवाब दिया। आप गलत नहीं हैं, जूजिमो ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन अभी समय नहीं आया है। आग इतनी भयंकर नहीं है। हमें क्या करना चाहिए? लिटिल गुई ने पूछा। वांग और वान कुलों के पास जाओ। उनसे कहो कि वे एकजुट होकर सेटू कुल के व्यवसायों पर दबाव डालें, जूजिमो ने लिन रूहू को निर्देश दिया। इंपीरियल गेट सिटी में ये दो परिवार ही सेटू कबीले से मुकाबला करने में सक्षम थे। अब जब सेटू यूनियन नहीं रहे, तो वे निश्चित रूप से उस सत्ता के खालीपन पर नजर गड़ाए होंगे। छोटे गोई, जाओ और सेटू यूनियन के तीनों बेटों के बीच झगड़ा करवाओ। उन्हें परिवार के मुखिया पद के लिए आपस में लड़ने को उकसाओ, जूजिमो ने आदेश दिया। चिंता मत करो, छोटे मालिक। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि पूरा सेटू कबीला अराजकता में डूब जाए, लिटिल गुई ने आत्मविश्वास से कहा। और जब सब कुछ उनके नियंत्रण से बाहर हो जाएगा, तब मैं दखल दूंगा और मामले को सुलझाऊंगा, जूजिमो ने धीरे से कहा। मैं चाहता हूं कि सेटू युनकिंग स्वेच्छा से मेरे गुट में शामिल हो। भाई सिमो, क्या सीधे अंदर घुसकर सत्ता हथिया लेना आसान नहीं होगा? इसे इतना जटिल क्यों बना रहे हो? लिन रूहू ने उलझन में पूछा। तुम बात समझ नहीं रहे हो, जूजिमो मुस्कुराया। हम भले ही बुरे लोग हों, पर बेवकूफ नहीं। मुझे सेतु युनकिंग सिर्फ एक इंसान के तौर पर नहीं चाहिए, मुझे उसकी वफादारी चाहिए, उसका दिल चाहिए, और सेतु कबीला इसके लिए एक बेहतरीन जरिया है। साथ ही डार्क 13, स्काईस्वॉर्ड सिटी जाओ और वास्तकी को ढूंढो। उसे यहाँ ले आओ। सेटू कबीले के परिषद भवन के अंदर का वातावरण तनाव से भरा हुआ था, मानो काले बादल नीचे की ओर दबाव डाल रहे हों। कई चेहरों पर उदासी छाई हुई थी। महाराज, हाल के दिनों में वांग और वान कबीले पागल कुत्तों की तरह हमारे कारोबारों पर हमला कर रहे हैं, एक नौकर ने बताया। हमारी कई दवा बनाने की कार्यशालाएं और हथियार बनाने के कारखाने बंद करने पर मजबूर हो गए हैं। हम पहले शांति से साथ रहते थे, लेकिन पिताजी के चले जाने के बाद वे हम पर हमला करने के लिए उतावले हो गए, सबसे बड़े बेटे, सिटुबो ने गुस्से से कहा। मैं कहता हूँ कि हमें पलटवार करना चाहिए। उन्हें बता देना चाहिए कि हम कमजोर नहीं हैं। अब तो हम लड़ भी नहीं सकते, बड़े बुजुर्ग ने बिना ऊपर देखे जवाब दिया। हमारे पूर्व कबीले के मुखिया सच्चे मेरिडियन क्षेत्र के शिखर पर थे, जो अन्य कबीलों को नियंत्रण में रखते थे। अब जब वे चले गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि हम किससे लड़ेंगे? इस समय सिटू परिवार में अव्यवस्था फैली हुई है। मुझे लगता है कि हमें पहले एक सक्षम नेता नियुक्त करने की आवश्यकता है, दूसरे पुत्र, सिटू यू ने आगे बढ़ते हुए कहा। तीसरे बेटे, सिटू जिंग ने दृढ़ता से बोलते हुए कहा। मैं दूसरे भाई से सहमत हूँ। मैं भले ही सबसे छोटा हूँ, लेकिन मैंने व्यापक अध्ययन किया है और इस संकट के समय में परिवार का नेतृत्व करने के लिए तैयार हूँ। तीसरे भाई, तुम हद पार कर रहे हो। सबसे बड़े होने के नाते, पिताजी के चले जाने के बाद परिवार का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी स्वाभाविक रूप से मुझ पर है, सिटुबो ने पलटवार किया। मेरा मानना है कि परिवार के मुखिया का पद जन्म क्रम के आधार पर तय नहीं होना चाहिए। ये परिवार के भविष्य का सवाल है, और यह पद उसे मिलना चाहिए जो सबसे अधिक सक्षम हो, सितुयू ने दृढ़ता से जवाब दिया। और मुझे विश्वास है कि मुझ में वह क्षमता है। सबसे आगे बैठे बुजुर्ग ने भौहें चढ़ाकर मेज पर हाथ पटका। कुल प्रमुख के पद को लेकर इस तरह की बहस करना, ये किस तरह की शर्म की बात है?
मैं फिलहाल अंतरिम मुखिया के रूप में कार्यभार संभालूंगा। हम बाद में उत्तराधिकारी का चुनाव करेंगे। कम से कम हमें कोई मानक तो बता दीजिए, हे महापुरुष। प्रतियोगिता क्यों नहीं, जो भी जीतेगा वही अगला कुल प्रमुख बनेगा। तीनों भाइयों ने एक साथ कहा और एक दूसरे को सतर्कता भरी निगाहों से देखा। हालांकि वे एक दूसरे के कट्टर प्रतिद्वंदी थे, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं चाहता था कि यह पद ग्रैंड एल्डर के हाथों में जाए। अल्पविराम। सेटू युनकी चुपचाप कोने में बैठी बहस को देखती रही। उसे इस परिवार की दयनीय स्थिति पर गहरा दुख और उदासी महसूस हो रही थी। यहाँ हर कोई सिर्फ सत्ता हथियाने की चिंता करता था, लेकिन उनमें वास्तविक क्षमता का अभाव था। वे स्वार्थी महत्वाकांक्षा से प्रेरित थे। उन्हें परिवार के अस्तित्व की कोई परवाह नहीं थी। सेतु युनकिंग ने मन ही मन सोचा, अगर परिवार को उसके हवाले कर दिया जाए तो शायद वह उन सभी से बेहतर काम कर पाएगी। लेकिन दुर्भाग्य से उसके पास कोई शक्ति नहीं थी, कोई प्रभाव नहीं था और प्रतिस्पर्धा करने का कोई तरीका नहीं था। उस क्षण सबसे पहले उसके दिमाग में जूजीमो का ख्याल आया। उसने पहले ही उसकी पृष्ठभूमि की जांच कर ली थी। वह ट्रू मार्शल सेक्रेड ग्राउंड का एक शिष्य था, जिसकी प्रतिष्ठा उल्लेखनीय रूप से उच्च थी। सेतु युनकी गहरी सोच में डूबी हुई थी। वह एक दिखावटी हस्ती बनकर एक शांत, साधारण जीवन जीने के लिए अभिशप्त नहीं होना चाहती थी। अल्पविराम। 3 दिन बाद इंपीरियल गेट सिटी के 3 प्रमुख कुलों के बीच तनाव बढ़ने के साथ ही शहर के लोग बेचैन हो गए। वातावरण ऐसा लग रहा था मानो द्वार पर तूफान मंडरा रहा हो, अराजकता से पहले की शांति। क्या तुमने सुना? सेतु कबीले के सबसे बड़े बेटे सेतु बो की 2 दिन पहले हत्या कर दी गई, किसी ने सराय में फुसफुसाते हुए कहा। सच में, सेतु परिवार पर इन दिनों वाकई बुरा असर पड़ रहा है। मैंने सुना है कि कल रात उनके दूसरे बेटे पर भी हमला हुआ था। और मैंने सुना है कि तीसरा बेटा भी लगभग मारा ही गया था, दूसरे ने कहा। सराय लोगों से खचाखच भरी हुई थी, और अधिकांश बातचीत सेतु कबीले के इर्द गिर्द घूम रही थी। बहुत कम लोगों को विश्वास था कि परिवार का कोई भविष्य है। क्या आपको लगता है कि यह वांग या वान वंश था? क्या वे सेतु वंश को नष्ट करके त्रिपक्षीय संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे? कौन जाने, हो सकता है अंदरूनी मिलीभगत हो। हर कोई उस कबीले के मुखिया का पद पाना चाहता है। अल्पविराम। रिवर फ्रंट रेस्टोरेंट में अपने कमरे में वापस आकर जूजीमो ने लिटिल गुई की रिपोर्ट सुनी और खिड़की की चौखट पर लयबद्ध तरीके से अपनी उंगलियां थपथपाईं। मैंने वांग और वान कुलों से इसकी पुष्टि कर ली है। उन्होंने हत्यारे नहीं भेजे थे, लिटिल गुई ने कहा। हमले सेतु कुल के भीतर से ही हुए होंगे। अच्छा, अब जब सब कुछ व्यवस्थित हो गया है, तो हम कल से नेट बंद कर देंगे, जूजीमो ने कहा। इसे बेवजह लंबा खींचने की कोई जरूरत नहीं है। समझ गया, मैं तैयारियां शुरू कर देता हूँ। लिटिल गुई ने सिर हिलाया और चला गया। रात गहरी और शांत हो गई। आसमान में कुछ धुंधले तारे टिमटिमा रहे थे। पूरा इंपीरियल गेट शहर सो रहा था। भोर होते होते, जब दुनिया जागने लगी थी, वांग और वान परिवारों के शिष्यों ने पहले ही पूरी सेतु जागीर को घेर लिया था। परिवार के 2 मुखिया, वांग चेंग और वान कांग क्यों, कंधे से कंधा मिलाकर द्वार तक गए। क्या तुम हमारे सेतु कबीले के साथ युद्ध शुरू करने का इरादा रखते हो? ग्रैंड एल्डर, सेतु मेंग दहाड़ते हुए बोले। उनकी आवाज अनजाने शहर में गूंज उठी। सेतु मेंग, अपनी बेकार की धमकियां बंद करो। आज हम सेतु कबीले को नक्शे से मिटाने आए हैं, वान कांगक्योंग ने जोर से घोषणा की। उनकी चरम ट्रू मेरिडियन रीम की आभा बाहर की ओर फैल गई। ग्रैंड एल्डर का चेहरा बदल गया। वे उसी रीम के केवल 7वें स्तर पर थे। वान कांगक्योंग का मुकाबला करने में वे असमर्थ थे। कुल प्रमुख वांग और वान, हमारी कभी कोई गहरी दुश्मनी नहीं रही। फिर इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है? सेतु मेंग ने समझाने की कोशिश की। भले ही हमारे मुखिया अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन सेतु कुल कोई आसान निशाना नहीं है। मैं आप दोनों परिवारों को शहर में स्थित हमारी दवा की दुकानों और हथियारों के भंडारों में 50% हिस्सेदारी देने को तैयार हूँ। सेतु मेंग, इतने सालों तक सत्ता में रहने के बाद भी तुम्हें समझ नहीं आया? वांग चेंग ने उपहास उड़ाते हुए कहा। जीत या हार, बस यही मायने रखता है। हमें तुम्हें नष्ट करने के लिए किसी कारण की आवश्यकता नहीं है। केवल बलवान ही जीवित रहते हैं। अगर तुम युद्ध पर अड़े हो, तो मैं अंत तक लड़ूंगा, सेतु मेंग ने गंभीरता से कहा। वह अपने पीछे खड़े लोगों की ओर मुड़ा और चिल्लाया, पूर्वजों का ताबूत बाहर लाओ। एक बैंगनी काले रंग का ताबूत बाहर लाया गया। वह प्राचीन प्रतीत हो रहा था, और उसकी सतह पर खून जैसे लाल रंग के क्रिस्टल जड़े हुए थे। सोच समझकर फैसला करो, सेतु मेंग ने चेतावनी दी।
एक बार मैंने ये ताबूत खोल दिया तो फिर पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं होगा। यह मौत की लड़ाई बन जाएगी। तो फिर इसे खोलिए, वान कांगकियोंग ने ठंडे लहजे में कहा। मैं वास्तव में सेटू कबीले के पूर्व मुखिया से मिलना चाहूंगी। उस ताबूत के अंदर पूर्व कुलपति का शव पड़ा था। कई शक्तिशाली साधक जब वे अपने जीवन काल के अंत के करीब पहुंचते हैं और उच्चतर स्तर तक नहीं पहुंच पाते, तो स्वयं को एकांतवास में भेज देते हैं। ताबूत पर लगे लाल क्रिस्टल को डस्ट ब्लड स्टोन कहा जाता था। ये समय की गति को धीमा कर सकते थे। डस्ट ब्लड स्टोन की मदद से इन बुजुर्गों ने खुद को अंदर बंद कर लिया, जिससे उनकी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया काफी धीमी हो गई। उदाहरण के लिए, जिस व्यक्ति के पास जीने के लिए केवल 5 साल बचे हों, वह इस तरह के ताबूत में प्रवेश करके अपने जीवन को 10 या 20 साल तक बढ़ा सकता है। बेशक, पैतृक ताबूत में बंद होने की कीमत यह थी कि व्यक्ति साधना नहीं कर सकता था। ये बुजुर्ग धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ते हुए अपना जीवन व्यतीत करते रहे, जब तक कि डस्ट ब्लड स्टोन्स का प्रभाव समय के प्रवाह को रोक नहीं सका और अंततः मृत्यु आ ही गई। लेकिन इसका फायदा लंबी उम्र थी। इससे उन्हें अपने परिवारों की सुरक्षा के लिए अधिक समय मिल गया। ऐसे प्राचीन बुजुर्ग बहुत कम ही दिखाई देते थे। हर बार जब वे डस्ट ब्लड स्टोन की सुरक्षा से बाहर निकलते थे, तो उनकी काफी उम्र कम हो जाती थी। और चूंकि डस्ट ब्लड स्टोन बेहद कीमती थे, इसलिए ज्यादातर छोटे कबीले उन्हें खरीद भी नहीं पाते थे। विनाश के कगार पर खड़ी स्थिति में ही कोई अपने पूर्वजों के ताबूत को खोलने का साहस करेगा। क्या आप वाकई हमारे सिटू कबीले का विरोध करना चाहते हैं? ग्रैंड एल्डर चिल्लाया। सिटू मेंग, आज सिटू वंश का नाश होगा, वान कांगकियोंग ने घोषणा की। पूर्वजों का ताबूत खोलो, बुजुर्ग बुजुर्ग दहाड़े। घोर अंधेरे ताबूत का ढक्कन धीरे धीरे चरमराते हुए खुला। दशकों से चली आ रही सील आखिरकार टूट गई और उसने एक बार फिर दिन का उजाला देखा। ऊपर आकाश में एक निराकार दबाव जमा हो गया। ताबूत के भीतर से एक गहरी आह गूंजी। तो सिटू वंश सचमुच इस मुकाम पर पहुंच गया है, आवाज ने कहा। अंदर मौजूद व्यक्ति को अभी तक पता नहीं था कि क्या हुआ है, लेकिन वह ये समझ गया था, पूर्वजों के ताबूत का खुलना केवल एक ही बात का संकेत दे सकता था, सिटू वंश विनाश के कगार पर था। उनकी नींद में खलल डालने का और कोई कारण नहीं हो सकता था। हे गुरुदेव, हम ही आपकी विरासत को आगे बढ़ाने में असफल रहे हैं, महापुरुष ने ताबूत के सामने घुटने टेकते हुए कहा। हम आपकी विरासत को आगे नहीं ले जा सके। इसके बजाय हमने ही इसे इस संकट की स्थिति में पहुंचाया है। युनटियन कहाँ है? भीतर से आवाज ने फिर पूछा। कुलपति की मृत्यु हो गई है। हमें अभी तक पता नहीं चला है कि हत्यारा कौन है, ग्रैंड एल्डर ने ईमानदारी से जवाब दिया। जीवन सचमुच एक सपना है, एक और आह सुनाई दी। फिर सरसराहट के साथ ताबूत का ढक्कन पूरी तरह खुल गया। एक बुजुर्ग व्यक्ति बाहर निकला। उसके बाल बर्फ जैसे सफेद थे और चेहरा किसी बच्चे जैसा था। उसने हल्के नीले रंग का एक चोला पहना हुआ था जिस पर तैरते हुए बादलों की कढ़ाई की गई थी। हालांकि वह कद में छोटा और दुबला पतला था, उसकी त्वचा झुर्रीदार होकर उसकी हड्डियों से चिपकी हुई थी। उसकी आंखें तेज चमक रही थीं, और उससे एक शक्तिशाली आभा उठती हुई लहर की तरह उमड़ रही थी। उनकी साधना सच्चे मध्याह्न क्षेत्र के शिखर पर स्थिर हो गई, और निर्जन मध्याह्न क्षेत्र से ठीक पहले रुक गई। लोग अक्सर कहते थे कि मार्शल आर्ट का मार्ग तय करना कठिन होता है, जैसे स्वर्ग तक पहुंचना उतना ही कठिन। हर कदम आसमान को छूने जैसा है। और यही वह बाधा थी, सच्चे मध्याह्न और निर्जन मध्याह्न क्षेत्रों के बीच की यह छोटी सी झिल्ली, जिसने इस व्यक्ति को उसके शेष जीवन के लिए फंसा लिया था। सच तो यह है कि उसके जैसे कई लोग थे। शक्तिशाली गुटों के समर्थन के बिना कई अकेले साधक अपने पूरे जीवन में कभी भी मेरिडियन फोर्जिंग दायरे तक नहीं पहुंच पाए। अल्पविराम। सिटू यूनलेई। वान कांगकियोंग ने अविश्वास से बुजुर्ग की ओर देखा। वान वंश के बदमाश, और तुम, वांग वंश के। बुरा नहीं है। सिटू यूनलेई ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए अपने वंश की जागीर की घेराबंदी का जायजा लिया। बड़े सितु, हम आपका सम्मान करते हैं, वांग चेंग ने उत्तर दिया, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे हम बच नहीं सकते। और कुछ कहने की जरूरत नहीं, सितु यूनलेई ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा। इन बूढ़ी हड्डियों को ठीक से खिंचाव का मौका मिले काफी समय हो गया है। उसकी आभा तेजी से बाहर की ओर फैल गई और वह सीधे वान कांगकियोंग और वांग चेंग की ओर दौड़ा। यद्यपि दोनों पुरुष भी सच्चे मेरिडियन क्षेत्र के शिखर पर थे, फिर भी उन्होंने उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं की। सिटू यूनलेई ने उनसे बहुत पहले ही अपना नाम कमा लिया था। दोनों ने मिलकर उसका मुकाबला करने का फैसला किया। कुल की रक्षा करो, हमला करो। ग्रैंड एल्डर दहाड़ते हुए आगे बढ़े। तीनों कुलों के शिष्य भी इस लड़ाई में शामिल हो गए।
यद्यपि सिटू के शिष्य साहसी थे, पर दो मुठ्ठियां चार हाथों का मुकाबला नहीं कर सकती। वान और वांग कुलों की संयुक्त शक्ति के सामने वे शीघ्र ही पीछे हटने को मजबूर हो गए। सितु युनलेई ने शुरू में वांग चेंग और वान कांगकियोन पर बढ़त हासिल की, लेकिन जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, उनकी सहन शक्ति कम होने लगी, उम्र का असर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा था। लड़ाई में सिटू एस्टेट का आधा हिस्सा नष्ट हो गया। चारों ओर लाशें बिखरी पड़ी थीं। अपने दोनों प्रतिद्वंद्वियों के बढ़ते दबाव को देखते हुए सिटू युनलेई ने दांत पीसकर पूरी ताकत लगा दी। उनके हमलों को नजरअंदाज करते हुए उसने बदले में चोट सहने का विकल्प चुना। उसने अपने शक्तिशाली बादल जैसे हाथ से प्रहार किया। हजारों सफेद बादल संघनित हो गए और उसकी हथेलियों से एक भयानक आभा फूट पड़ी। उसके दोहरे प्रहार सीधे वान चेंग और वान कांगकियोन की छाती पर लगे। बादल एक तेज धमाके के साथ फट गए और तीनों उस प्रभाव से टुकड़े टुकड़े हो गए। दोनों शत्रु प्रधानों ने खून की उल्टी की। सितु युनलेई को भी जोरदार चोट लगी थी। एक मुक्का और एक लात उन पर पड़ी थी। उन्होंने गले में फंसा खून निगल लिया, लेकिन उनके अंदरूनी अंग दर्द से तड़प रहे थे। उनका चेहरा पीला पड़ गया था। क्या तुम अब भी लड़ना चाहते हो? उसने सीधे खड़े होकर पूछा। उसका चोला लहरा रहा था। उसके सफेद बाल बर्फ की तरह सफेद थे और उसकी आवाज शांत और ठंडी थी। लड़ो। वान कांगकियोंग ने अपने मुंह से खून पोंछते हुए दहाड़ा और फिर से हमला करने की तैयारी की, लेकिन तभी एक आवाज ने उसे रोक दिया। कृपया सब लोग शांत हो जाएं और मुझे कुछ कहने का समय दें। जू जिमो ने सबकी आश्चर्यचकित निगाहों के बीच आगे बढ़ते हुए कहा। महापुरुष ने तुरंत उसकी ओर मुड़कर कहा, युवा स्वामी जू, हम आपसे विनती करते हैं, कृपया हमारे लिए न्याय करें। वान कांगकियोंग ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, युवा स्वामी जू, क्या आप पवित्र भूमि की ओर से बोल रहे हैं? नहीं, नहीं, जू जिमो ने सिर हिलाते हुए कहा। पवित्र भूमि निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा में दखल नहीं देती। मैं सिर्फ अपने लिए बोल रहा हूँ। तुम्हारा क्या मतलब है? सितु युनलेई ने कुछ देर रुककर पूछा। यह आपके कबीले का मामला है। मैं तो वैसे भी बाहरी हूँ, इसमें दखल देना उचित नहीं होगा, जू जिमो ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन अगर सिटू कबीला मेरा निजी अधीनस्थ गुट बनने को तैयार है, तो मुझे इस संकट से निकलने में आपकी मदद करने में खुशी होगी। सितु युनलेई क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। निस्संदेह, ये प्रस्ताव सितु वंश को बचाएगा। इससे न केवल वे आपदा से बचेंगे, बल्कि उन्हें जूजीमो का संरक्षण भी मिलेगा, जो एक उभरता हुआ शक्तिशाली नेता है और जिसे व्यापक समर्थन प्राप्त है। ये समर्थन उन्हें फिर से विकास करने और समृद्ध होने में मदद कर सकता है। लेकिन अगर सिटू वंश जूजीमो का जागीरदार बन जाता है, तो क्या वह वास्तव में अभी भी वही सिटू वंश रहेगा? इसके अलावा जूजीमो ने आगे कहा, मैं आपको ये पता लगाने में मदद कर सकता हूँ कि सिटू युनटियन की हत्या किसने की। तुम्हें पता है ये किसने किया? सितु युनलेई की आंखें चमक उठी। मैं बिना सबूत के बोलने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, जू जिमो ने शांत भाव से उत्तर दिया। मैं आपको निर्णय लेने के लिए 3 मिनट का समय देता हूँ। कोई दबाव नहीं है, यह पारस्परिक लाभ का सौदा है, इससे अधिक कुछ नहीं। मैं स्वीकार करता हूँ, सितु युनलेई ने बिना किसी झिझक के कहा। उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। तो क्या अब आप मुझे बता सकते हैं कि युनटियन को किसने मारा? उसने पूछा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, सिटू कबीले के तीनों बुजुर्गों ने अचानक हमला कर दिया। एक तलवार, एक मुक्का और एक हथेली एक साथ सिटू युनलेई पर लगी। उसके पास प्रतिक्रिया के लिए समय नहीं था। उन्हें घटनास्थल पर ही गंभीर चोटें आईं। तुम? सितु युनलेई ने अविश्वास से सितु कबीले के तीनों बुजुर्गों को देखा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने नाजुक समय में उसके अपने ही लोग उसे धोखा देंगे। खून की उल्टी करते हुए वह कुछ समझ गया प्रतीत हुआ और उसने जूजीमो पर एक लंबी, गहरी नजर डाली। सभी लोग, जूजीमो ने शांत मुस्कान के साथ भीड़ की ओर मुड़ते हुए कहा, मुझे लगता है कि मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि सिटू कबीले के मुखिया की हत्या किसने की। ये तो तीनों बुजुर्ग थे, किसी ने अविश्वास से बुदबुदाया। अब मुझे समझ आया, तीनों बुजुर्गों को कुलपति पद की लालसा रही होगी। उन्होंने मिलकर उसकी हत्या करवाई। एक शिष्य ने हैरानी से कहा। युवा स्वामी जू, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, बड़े बुजुर्ग ने एक शरारती मुस्कान के साथ जू जिमो की ओर एक कदम बढ़ाते हुए कहा। आपको दखल देने की क्या जरूरत थी? मैं क्या कहूँ, मैं तो बस एक शांत स्वभाव का लड़का हूँ, जू जिमो ने सहजता से मुस्कुराते हुए कहा। उसने उंगलियां चटकाईं। आकाश से दबाव का एक शक्तिशाली आभामंडल उतर आया। सभी के चेहरे के भाव बदल गए। उनके ऊपर डाक 13 मंडरा रहा था। काले वस्त्र हवा में लहरा रहे थे। गंजा सिर सूर्य की तरह चमक रहा था
और पीठ पर एक लंबी तलवार बंधी थी। वह स्थिर खड़ा था, उसकी उपस्थिति घुटन भरी थी, उसकी निगाहें तीनों बुजुर्गों पर टिकी थी। इस दबाव के कारण तीनों बुजुर्गों को एहसास हुआ कि वे हिल भी नहीं सकते। उनके माथे पर पसीने की बूंदें आ गई थीं। जू जीमो मुड़ा और सेटू युनकिंग की ओर चल पड़ा। क्या तुम अपने पिता का बदला लेना चाहती हो? उसने उससे पूछा और उसे एक लंबी तलवार भेंट की। सेटू युनकिंग स्तब्ध रह गई। वह अचंभित होकर तलवार को देखती रही, फिर धीरे से उसे उठा लिया। अब इसे खत्म करने का समय आ गया है, जू जीमो ने धीरे से कहा और उसके कंधे पर थपथपाया। सेतु युनकिंग ने भारी मन से सिर हिलाया, फिर हाथ में तलवार लिए तीनों बुजुर्गों की ओर चल पड़ा। बुजुर्गों के चेहरे घबराहट से विकृत हो गए। अचानक महापुरुष दहाड़ते हुए बोला, मैंने जीवन भर युद्ध क्षेत्र पर राज किया है। ठीक है, मैं हार स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं किसी छोटी लड़की के हाथों कभी नहीं मरूंगा। तीनों बुजुर्गों ने अपनी ऊर्जा मुक्त कर दी। उनके शरीरों से आध्यात्मिक शक्ति की लहरें निकली, जिन्होंने क्षण भर के लिए डाक 13 के दमन को तोड़ दिया। उन्होंने अपने हथियार उठाए और बिना किसी झिझक के प्रत्येक ने अपने पेट में चाकू घोंप लिया। एक भयानक आवाज के साथ धारदार चाकू ने उनके शरीर को भेद दिया। खून बह निकला और वे जमीन पर गिर पड़े। सेतु वंश का अंत हो गया है, एक राहगीर ने धीरे से कहा। सेतु कबीले का शीर्ष नेतृत्व अब पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। बोझ उठाने के लिए कोई नहीं बचा था। जू जीमो ने वान कांगकियोंग और वान चेंग की ओर मुड़कर कहा, सज्जनों, आज से सेतु वंश मेरा है। तो क्या आप विनाश चाहते हैं या शांतिपूर्ण सहअस्तित्व? दोनों ने डाक 13 की ओर देखा, जो बिना किसी भाव के हवा में खड़ा था। उन्होंने गहरी सांस ली और जल्दी से हंस पड़े। युवा स्वामी जू मजाक कर रहे हैं। यदि सेतु वंश आपका है, तो निश्चित रूप से हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, वान कांगकियोंग ने कहा। जी हाँ, आखिर हम पड़ोसी हैं, सद्भाव से समृद्धि आती है, वांग चेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, तो फिर अपने लोगों से इस जगह की सफाई करवा लो, जूजीमो ने लापरवाही से कहा। उन्होंने सितु युनकिंग की ओर रुख किया। मैं तुम्हें सितु कबीले का मुखिया बनाना चाहता हूँ। क्या तुम इच्छुक हो? उसने पूछा। सितु युनकिंग दंग रह गई। सदमे से उसकी बड़ी बड़ी चमकदार आंखें चौड़ी हो गईं। जल्दबाजी मत करो, जूजीमो ने मुस्कुराते हुए कहा। आज रात इस बारे में सोचो, कल मुझे जवाब देना। इसके बाद वह लिन रूहू और लिटिल गुई के साथ चला गया। अल्पविराम। हालांकि महान युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन उसके बाद के परिणाम इंपीरियल गेट सिटी में तूफान की तरह फैल गए। रिवर फ्रंट रेस्टोरेंट में वापस आकर जूजीमो ने लिटिल गुई की रिपोर्ट सुनी। युवा स्वामी, मैंने वांग और वान परिवारों से बात की है। उन्होंने पूरे शो के आयोजन में हमारी मदद की। मैं उनके 2 प्रतिभाशाली युवाओं को ट्रू मार्शल सेक्रेड ग्राउंड में प्रवेश दिलाने की व्यवस्था करूंगा, लिटिल गुई ने कहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितने प्रतिभाशाली हैं, जूजीमो ने जवाब दिया। महत्वपूर्ण यह है कि वे मुख्य वंश से हों। एक बार जब वे संप्रदाय में प्रवेश कर लेते हैं, तो वे हमसे बंध जाएंगे। मैं समझ गया, लिटिल गुई ने सिर हिलाया। सीटू युनटियन के तीनों पुत्र युद्ध में मारे गए। अब वंश का उत्तराधिकारी बनने के योग्य केवल सीटू युनकिंग ही है। उस हिस्से को साफ रखना, जूजीमो ने चेतावनी दी। इंपीरियल गेट सिटी के लोग कुछ भी कहें, मुझे परवाह नहीं, लेकिन प्रथम ग्रैंड एड के गुट को पता न चलने देना, वरना वे मेरे पिता के पास जाकर इसकी शिकायत कर देंगे। समझ गया। पवित्र भूमि का स्थानीय विभाग यहाँ ग्रैंड एड के गुट के अधीन है। वे कड़ी निगरानी रखेंगे। लिटिल गुई ने फिर सिर हिलाया। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। जूजीमो थोड़ी देर रुकी, फिर बोली, अंदर आ जाओ। दरवाजा खुला और सेटू कबीले के तीनों बुजुर्ग पूरी तरह से सुरक्षित अंदर आ गए। युवा स्वामी जू, उन्होंने मुस्कुराते हुए अभिवादन किया। तुम जिंदा हो? लिटिल गुई दंग रह गया। उसने अपनी आंखों से उन्हें अपने पेट में चाकू मारते हुए देखा था। तुम्हें लगता है कि पेट में छुरा घोंपने का मतलब मौत है? जूजीमो ने उपहास उड़ाते हुए कहा। हम साधक हैं, वो भी सच्चे मेरिडियन क्षेत्र के। हम इतने कमजोर नहीं हैं। तो ये सब एक नाटक था। लिटिल गुई की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे लगा था कि वह पूरी योजना में शामिल है, लेकिन स्पष्ट रूप से उसे केवल इसका एक हिस्सा ही पता था। मैंने वांग और वानकुलों से बाद में सफाई क्यों करवाई? जूजीमो ने पूछा। ताकि कोई निशान न छूटे। युवा स्वामी, आपने हमसे जो वादा किया था उसका क्या हुआ? बड़े बुजुर्ग ने चापलूसी भरी मुस्कान के साथ पूछा। चिंता मत करो, जूजीमो ने जवाब दिया। मैं तुम्हें पवित्र भूमि में ले जाऊंगा और निर्जन मध्याह्न क्षेत्र में प्रवेश करने में तुम्हारी मदद करूंगा।
अब वापस जाओ। मैं डार्क 13 को आज रात तुम्हें संप्रदाय तक पहुंचाने के लिए कहूंगा। कोशिश करो कि कोई तुम्हें देख न पाए। ध्यान आकर्षित न करना ही बेहतर है। धन्यवाद युवा स्वामी। तीनों ने झुककर प्रणाम किया और फिर चले गए। क्या उन्होंने सचमुच निर्जन मध्याह्न क्षेत्र में प्रवेश पाने के लिए सिटू युनले को मार डाला? और अब वे सिटू युनटियन की मौत का दोष भी अपने ऊपर ले रहे हैं? लिटिल गुई ने अविश्वास से पूछा। सफलता प्राप्त करने का अर्थ है शक्ति में जबरदस्त वृद्धि, साथ ही 100 साल का अतिरिक्त जीवन, जूजिमो ने उत्तर दिया। और यदि वे पवित्र भूमि में प्रवेश कर लेते हैं तो उनका भविष्य और भी उज्जवल होगा। इन सब के मुकाबले सिटू कबीले जैसा छोटा सा वंश क्या मायने रखता है? छोटा गुई चुप हो गया। उनके पिता पवित्र भूमि के बाहरी दरबार के एक वरिष्ठ सदस्य थे और उनका बचपन उसी भूमि की दीवारों के भीतर बीता था। उन्हें कभी यह समझ नहीं आया था कि बाहरी दुनिया कितनी क्रूर हो सकती है, लेकिन अब इससे उसकी आंखें खुल गई थीं। अल्पविराम। सच तो यह था कि जूजिमो ने शुरू से ही सब कुछ प्लान कर रखा था। चाहे वह सिटू युनले हो, सिटू युनटियन हो, उसके 3 बेटे हों या 3 बड़े बुजुर्ग हों, उनमें से कोई भी जीवित नहीं रह सकता था, क्योंकि जूजिमो ने यह तय कर लिया था कि सिटू युनकिंग ही उसकी बढ़ती हुई शक्ति का प्रबंधन करेगी। और जब तक उनमें से कोई भी व्यक्ति वहां मौजूद रहेगा, वह उस योजना के लिए खतरा बना रहेगा। इसीलिए उसने वांग और वान कुलों से संपर्क साधा, जिसका उद्देश्य अराजकता का लाभ उठाने और सिटू युनटियन के तीनों बेटों की हत्या करने के लिए उनके प्रभाव का उपयोग करना था। इसमें सिटू युनले भी शामिल थी, जो सिटू कबीले का आखिरी गुप्त हथियार था। जहां तक 3 वरिष्ठ बुजुर्गों से निपटने की बात है, जूजिमो के होठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उस समय ज़ियाओ गुइजी अपने कमरे में लौट आया था। वह अब भी जूजिमो को पूरी तरह समझ नहीं पाया था। उसे हमेशा से यह आभास रहता था कि उसका बड़ा भाई नियमों का पालन नहीं करता। जैसे जैसे रात ढलती गई, इंपीरियल गेट सिटी में असामान्य रूप से शांति छाई रही। जूजिमो के कमरे के अंदर उसने डार्क 13 की ओर देखा और कहा, उन तीनों बूढ़े आदमियों को विदा कर दो। तुम्हारा मतलब इंपीरियल गेट सिटी से बाहर? डार्क 13 ने हैरानी से पूछा। नहीं, जूजिमो ने सपाट लहजे में जवाब दिया, मेरा मतलब है इस दुनिया से परे। डार्क 13 एक पल के लिए थम गया, लेकिन फिर उसने सिर हिलाया और कमरे से बाहर चला गया। शहर के बाहर 4 लोग तेजी से आगे बढ़ रहे थे। ग्रैंड एल्डर ने सबसे आगे चल रहे डार्क 13 को देखा और विनम्रता से कहा, हमें पवित्र भूमि तक ले जाने के लिए इतनी देर रात आपको परेशान करने के लिए क्षमा करें, महोदय। डार्क 13 ने उदासीनता से अपना सिर हिलाया। ठंडी हवा का एक झोंका आया और चंद्रमा की हल्की सफेद रोशनी पूरे भूभाग पर फैल गई। आज रात हवा कुछ ज्यादा ही तेज लग रही थी। उनके पीछे शांत शहर में कुत्तों के भौंकने की हल्की आवाज अभी भी सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे उनकी दृष्टि का दायरा बढ़ता गया, इंपीरियल गेट सिटी की छवि धीरे धीरे दूर होती चली गई। अंततः वे एक पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए। डार्क 13 रुक गया। उसकी भावहीन आंखें तीनों बुजुर्गों को ऐसे देख रही थी मानो वह लाशों को घूर रहा हो। क्या हुआ? बड़े बुजुर्ग ने अजीब सी हंसी के साथ पूछा। कुछ नहीं, अब तुम्हारे जाने का समय हो गया है, डार्क 13 ने अपनी लंबी तलवार निकालते हुए कहा। इसका क्या मतलब है? दूसरे बुजुर्ग ने भौहें चढ़ाते हुए सावधानीपूर्वक एक कदम पीछे हटते हुए पूछा। डार्क 13 ने कोई जवाब नहीं दिया। एक तेज खनखनाहट के साथ उसने अपनी तलवार निकाल ली। बूम 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 बूम। स्प्रिंगवील, डीपबोन, डॉनविंड और वास्टसी के चारों मध्याह्न द्वार अचानक खुल गए। निर्जन मध्याह्न क्षेत्र की आभा एक पर्वत की तरह फैल गई, जिसने आसपास के वातावरण को घेर लिया। और ये सोचकर हैरानी होती है कि तुम सच्चे मार्शल सेक्रेड ग्राउंड के शिष्य थे। मुझे पता था कि हम उन पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकते, ग्रैंड एल्डर चिल्लाया। तीनों बुजुर्गों ने तुरंत एक त्रिकोण में अपनी अपनी जगह ले ली और उनकी 3 नसों के खुलने से आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ गया। उन्होंने अपने अपने स्थानिक वलयों से एक एक गठन डिस्क निकाली और उनमें आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित की। जब डिस्क सक्रिय हो गई, तो बुजुर्गों ने उन्हें हवा में उछाल दिया। एक तेज काली रोशनी चमकी। तीनों डिस्क एक में विलीन हो गईं, जिससे एक अंधेरा पिंजरा बन गया जिसने डार्क 13 को घेर लिया। डिस्कें चकनाचूर हो गईं और अनगिनत गठन प्रतीक बाहर निकल आए, जो पूर्व निर्धारित नियमों के अनुसार एक संरचना में संरेखित हो गए। सौभाग्य से हम पूरी तैयारी के साथ आए थे, ग्रैंड एल्डर ने गर्व से कहा। फॉर्मेशन डिस्क का उद्देश्य पूर्व निर्धारित फॉर्मेशन प्रतीकों को संग्रहित करना है।
सामान्यतः फॉर्मेशन मास्टर्स को युद्ध के दौरान ही प्रतीकों को बनाना पड़ता है, जो धीमा होता है और जिससे बचना आसान होता है। बहुत समय पहले किसी ने इस समस्या को हल करने के लिए फॉर्मेशन डिस्क का आविष्कार किया था, जिससे उपयोगकर्ता पहले से ही ऐसी संरचनाओं को संग्रहीत कर सकते थे जिन्हें डिस्क को तोड़कर युद्ध में तुरंत सक्रिय किया जा सकता था। हालांकि यह जटिल लग रहा था, लेकिन ये सब पलक झपकते ही हो गया। डार्क 13 ने अपने चारों ओर मौजूद काली जेल को देखकर भौहें चढ़ाईं। उसकी लंबी तलवार नीले रंग की एक चमक के साथ बाहर निकली। तलवार की ऊर्जा ने धूल उड़ा दी और धरती में एक लंबी खाई बना दी, जो अदम्य शक्ति के साथ आगे बढ़ रही थी। लेकिन जब ये काले पिंजरे से टकराया, तो ये पूरी तरह से उसमें समा गया। कोई निशान नहीं छोड़ा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अपनी शक्ति व्यर्थ मत करो, महागुरु ने मुस्कुराते हुए कहा। ये चौथे स्तर की संरचना है, अंधकार कारागार। हम तुम्हें मार तो नहीं सकते, लेकिन सुबह तक तुम्हें फंसा कर रख सकते हैं। चूंकि जूजिमो ने ही सबसे पहले हमें धोखा दिया था, इसलिए आगे हम जो भी करेंगे उसके लिए हमें दोष मत देना। बिल्कुल सही, हम उसके सभी अपराधों को उजागर करने जा रहे हैं, दूसरे बुजुर्ग ने दांत पीसते हुए कहा। उस कमीने ने उन्हें सच्चे मार्शल पवित्र भूमि में लाने और निर्जन मध्याह्न क्षेत्र तक पहुंचने में मदद करने का वादा किया था। लेकिन अब वह अपने सारे वादों से मुकर गया था और उन्हें हमेशा के लिए चुप कराने की कोशिश कर रहा था। उनका गुस्सा स्वाभाविक था, उन्होंने इसके लिए पूरे सिटू कबीले के साथ विश्वासघात किया था और अब उन्हें त्याग दिया जाना था। क्या तुम्हें सच में लगता है कि बाकी सब मूर्ख हैं? तीसरे बुजुर्ग ने व्यंग्य किया। जिस क्षण तुमने हमसे संपर्क किया, हमने इसकी योजना बना ली थी। हमने गुप्त रूप से इस चौथे स्तर की संरचना को तैयार किया था और अब इसका फल मिल गया है। कुएं की तलहटी में बैठे मेढक, डार्क 13 ने बुदबुदाते हुए कहा और घेरा तोड़ने की कोशिश छोड़ दी। वह पालथी मारकर जमीन पर बैठ गया। तुमने क्या कहा? बड़े बुजुर्ग ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। मैं मानता हूँ, बैकअप तैयार करना तुम्हारी बेवकूफ़ी नहीं थी, लेकिन तुम कभी नहीं समझ पाओगे कि ये दुनिया वास्तव में कितनी विशाल है, डार्क 13 ने शांत भाव से जवाब दिया। तुम किसे डराना चाहते हो? तीसरे बुजुर्ग ने उपहास उड़ाते हुए कहा। तुम फंसे हुए और शक्तिहीन हो, फिर भी अकड़ दिखा रहे हो। डार्क 13 ने ठंडेपन से उनकी ओर देखा लेकिन कुछ और नहीं कहा और आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। अब क्या करें? जब तीनों बुजुर्ग आपस में चर्चा कर रहे थे, तभी अचानक ऊपर से एक आवाज गूंजी। लगता है नन्हे मालिक की बात सही थी। 3 छोटे चूहों ने सचमुच सोचा था कि वे पिंजरे से भाग सकते हैं। वहां कौन है? तीनों ने एक साथ चिल्लाते हुए घबराहट से ऊपर देखा। उनके ऊपर सफेद वस्त्र पहने एक व्यक्ति खड़ा था, जिसने अपनी छाती पर तलवार रखी हुई थी और आकाश में चलते हुए लापरवाही से जम्हाई ले रहा था। आप कौन हैं? वे घबराए हुए हकलाते हुए बोले। जो भी आकाश में चल सकता था, उसे कम से कम मेरिडियन वार्ड दायरे में होना चाहिए था। हालांकि उसने कोई आभा नहीं छोड़ी थी, लेकिन उसके द्वारा उत्सर्जित दबाव डार्क 13 के दबाव से भी अधिक भारी महसूस हो रहा था। शो खत्म हो गया, उस आदमी ने आलस भरे लहजे में कहा। उसका नाम 10 माइल वास्की था। अपनी तलवार को म्यान से बाहर निकाले बिना ही उसने बस उसे हवा में एक लकीर खींच दी। बुजुर्गों के सामने तलवार की रोशनी की एक तेज चमक दिखाई दी। उस क्षण उनका जीवन थम सा गया। डॉट डॉट डॉट। अगले दिन इंपीरियल गेट सिटी हमेशा की तरह ही लग रही थी। विक्रेता हमेशा की तरह समय पर उठे, हमेशा की तरह अपनी दुकानें लगाईं और शहर में हमेशा की तरह चहल पहल छा गई। मैं सिटू कबीले के प्रबंधन में आपकी मदद करने को तैयार हूँ, सिटू युनकिंग ने पूरी रात करवटें बदलते हुए जूजिमो से मिलने के लिए जल्दी पहुंचकर गंभीरता से कहा। जूजिमो ने वास्की का परिचय उससे कराया। अब से वह तुम्हारा निजी अंगरक्षक है। तुम दोनों मिलकर सिटू कबीले का प्रबंधन करोगे। अगर कोई खतरा हो तो वह तुम्हारी रक्षा करेगा। उसे विदा करने के बाद जूजिमो ने वास्की को एकांत में बुलाया।